करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हो कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस एक यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं, हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इसका फार्मूला बड़ा आसान सा है कि जो चार्ज आपके पास है उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, और ये चार्ज टोटल चार्ज है। इस चार्ज को अगर मैं लिखना चाहूं तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूं, तो ये फार्मूला बन जाएगा NE/T। तो ये दो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला चार्ज की फॉर्म में और एक फार्मूला टाइम की फॉर्म में। और अगर आप टोटल चार्ज टोटल टाइम लेते हो तो आप इसको एवरेज करंट का नाम भी दे सकते हो। करंट का हम यूनिट अगर देखें तो करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर है, और करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा इसका बेस यूनिट भी एम्पेयर ही होता है। एम्पेयर ही इसका बेस यूनिट है, और एम्पेयर किसके इक्वल है? ये कूलम पर सेकंड के इक्वल है। सीजीएस सिस्टम में करंट का यूनिट बिवॉट होता है, BIOT, और 1 बिवॉट को अगर आप कन्वर्ट करो तो 1 बिवॉट में 10 एम्पेयर्स होते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट फार्मूलाज बताता हूं करंट को कैलकुलेट करने के लिए, और ये डिफरेंट फार्मूलाज आपको हेल्प आउट करेंगे करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कि पहला केस ये है कि अगर आपके पास चार्जेस की किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे हो और आपको जो डेटा गिवन हो वो ये हो कि चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो गिवन है। जो आपके पास कंडक्टर है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आपको गिवन है, और इसके अलावा आपको यह बता दिया जाए कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है और कहा जाए करंट को कैलकुलेट करो। तो ऐसे केस में जहां पर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, आप करंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करोगे स्मॉल n चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एरिया इंटू स्पीड। और याद रखिएगा यहां पर स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास फ्लो करेंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाती है। दूसरा फार्मूला, अगर आपके पास चार्ज एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और आपको कहा जाए कि सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है, जितने टाइम में वो अपना लूप कंप्लीट कर रहा है वो टाइम t है, बताओ करंट कितना होगा? तो ये बच्चे फार्मूला बनेगा Ne, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगा और नीचे टाइम की जगह टाइम पीरियड आएगा। तीसरा फार्मूला आपके पास है रेजिस्टेंस की फॉर्म में, कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के दो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और आपने करंट को कैलकुलेट करना है, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस होता है। करंट को ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास चार्ज और टाइम का ग्राफ हो तो उस ग्राफ की स्लोप आपके पास करंट होता है। तो लेट्स से चार्ज और टाइम का ग्राफ, और मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब स्लोप यूनिफॉर्म है, और अगर स्लोप यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब आपके पास जो करंट है वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो चार्ज और टाइम के ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है, जो ग्रेडियंट होता है, उसको अगर आप फाइंड करोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस तो वो करंट के इक्वल होगा। अगर आपके पास जो ग्राफ है वो साइनोसाइडल हो, क्या आप यहां से भी करंट को कैलकुलेट कर सकते हो? आप मुझे आंसर दोगे? या अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जब आप कैपेसिटर के क्रॉस AC को अप्लाई करते हो तो चार्ज का ग्राफ बनता है। तो क्या आपको अगर चार्ज का ग्राफ गिवन हो तो क्या आप इस केस में करंट को कैलकुलेट कर सकते हो? गुड, शाबाश। स्लोप से यहां पर भी आपको हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप को फाइंड करना पड़ेगा, और जब टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप को फाइंड करोगे तो अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि इस चार्ज टाइम ग्राफ के लिए आपके पास करंट का ग्राफ कैसा होगा, तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। हर पॉइंट पे आपने स्लोप को रीड कर लिया। अब स्लोप को रीड कर लिया तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब करंट को मेंशन करें। अब देखिएगा करंट का ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले आपके पास स्लोप मैक्सिमम है,
और पॉजिटिव है, करंट मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर स्लोप जीरो, फिर करंट मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, फिर स्लोप जीरो, फिर करंट आपके पास मैक्सिमम और पॉजिटिव, फिर आपके पास स्लोप जीरो। तो फिर उसके बाद अगला भी पॉइंट आएगा, लेकिन मैं इन्हीं से अगर देखूं तो मेरे पास बचे ये ग्राफ किसका बन गया, करंट का बन गया। तो ये बात याद रखनी है कि चार्ज और टाइम के ग्राफ से आप करंट को फाइंड कर सकते हो अगर आप स्लोप को फाइंड कर लो। और स्लोप को कैसे फाइंड करना है, लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा फोर्स एंड मोशन का, तो वहां मैंने स्लोप को और एरिया को रीड करने का बताया था, उसको देखें, आपको हेल्प मिलेगी टेंजेंट और स्लोप के हवाले से। करंट की क्लासिफिकेशन, करंट को दो तरह से आप क्लासिफाई करते हो। एक चार्ज की नेचर की बेस पे कह देते हो कि कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रॉनिक करंट है, यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लेते हो तो कन्वेंशनल है, और अगर आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा आपके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आप कह सकते हो। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो हमेशा आपके पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अच्छा, लो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होना जरूरी नहीं होता। अगर मैं कहता हूं 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, तो 10 वोल्ट लो है और 20 वोल्ट आपका हाई है। तो आपने इसको यूं याद रखना है कि कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। फिर आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बेस पे देखते हो, डायरेक्शन की बेस पे, तो एक करंट आपका डायरेक्ट है, डीसी को आमतौर पे एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन ये बैटरी को शो करता है, और अल्टरनेटिंग करंट को साइन वेव से। जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें ना तो करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती है ना डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो है, जिस तरह एसी में आरएमएस वैल्यू होती है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें करंट की मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे होते हैं। और डोमेस्टिकली पाकिस्तान में ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 50 हर्ट्ज होती है। क्या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में? तो आंसर है यस। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि अगर आपने डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो ये काम इन्वर्टर का होता है, जिसको हम यूपीएस कहते हैं घरों में। और अगर आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो ये काम रेक्टिफायर का होता है। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक। सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को भी दे। ये माइक जो मैं यूज कर रहा हूं ये सोर्स ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना जरूरी है। बैटरीज, जनरेटर्स, इनके पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं। तो सोर्स ऑफ करंट की अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो जनरेटर है, सेल है, बैटरीज हैं, थर्मोकपल है, सोलर सेल है। थर्मोकपल हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दे आर कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। नेक्स्ट, चार्ज कैरियर्स। जिन चार्जेस की वजह से किसी भी जगह करंट प्रोड्यूस हो, सादा डेफिनेशन, वो आपके पास चार्ज कैरियर्स है। तो वो पार्टिकल्स जो कि किसी भी कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इन्हें हम चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। फिर फर्दर आप बात करते हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में। मेजॉरिटी और मिनॉरिटी, जो तादाद में ज्यादा, मेजॉरिटी तादाद में कम, मिनॉरिटी उसकी बात हम करेंगे जब पी टाइप एन टाइप की बात करेंगे। यहां पर ये कि जो चार्ज फ्रीली मूव करे और प्रोड्यूस करे करंट को। अब यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सॉलिड्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं। सॉलिड्स का मतलब है मेटल्स। मेटल्स में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
अगर पूछा जाए लिक्विड्स में, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास इसमें 4 कैरियर कौन होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। गैसेस के अंदर 4 कैरियर्स कौन होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे आपके पास पॉजिटिव आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर्स में 4 कैरियर्स होल्स होते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि किन में कौन चार्ज कैरियर होता है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सब जानते हो कि अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड ना किया हो, तो मैं अगर आपको कहता हूं कि एक मेटालिक कंडक्टर है, इस टाइम पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया हुआ, कोई बैटरी अटैच नहीं हुई, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? आंसर है यस। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इस टाइम पे अगर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी जाए तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो बच्चे वैल्यू है ना 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड, ये वो स्पीड है जो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये थर्मल वेलोसिटी बिल्कुल कह सकते हो। इस टाइम पे कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब होता है जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दो। तो क्या होगा? उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो होगा क्या? जैसे किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर दोगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि अलाइन होकर बस मूव करना शुरू कर देंगे, उनको अपनी मोशन के दौरान कोलिजन मिलेगी, टकराएंगे एटम्स के साथ, रेजिस्टेंस मिलेगी, और इन कोलिजन्स के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होंगे तो उनके मूव करने को कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी हाई स्पीड पे मूव कर रही हो और हैंड ब्रेक को खींच दो तो गाड़ी ड्रिफ्ट करती है, मूव करती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, एक्सेलेरेट करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी, करंट प्रेजेंट होगा, तभी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी प्रेजेंट होती है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर रहा होगा तो उसकी एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के दरमियान जो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगेन दोनों में जो चीज जरूरी है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला जो मैंने करंट का फार्मूला आपको लिखवाया था वहीं से आता है, उसको आप रीअरेंज कर दो तो करंट ओवर NAE, यह आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर जो करंट ओवर एरिया है ना, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो ये करंट डेंसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टर में किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में करंट को फाइंड करने के लिए करंट डेंसिटी को यूज करते हैं। फिर इस फार्मूला की फर्दर आगे फॉर्म्स आपके पास आती हैं कि करंट को पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहो तो V/R ओहम्स लॉ से, तो ये फार्मूला V/NAE इंटू R। और मैंने क्या किया, मैंने करंट को ओहम्स लॉ से पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस के इक्वल पुट कर दिया। इससे आपको डिपेंडेंस पता चल जाएगी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, कम होती है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हवाले से, और ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जैसा, ये पॉइंट है स्टेडी करंट का। स्टेडी करंट का मतलब बच्चे होता है कांस्टेंट करंट। जो डायरेक्ट करंट है ना वो स्टेडी करंट है, उसमें करंट की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती।
तो स्टेडी करंट कहीं पर भी मेंशन हो, इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो कहा जाता है कि अगर एक कंडक्टर में स्टेडी करंट पास करे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एरिया का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या ये काम हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी नहीं किया था कि एक पाइप का जहां एरिया कम होगा स्पीड बढ़ जाएगी? ये वही कॉन्सेप्ट है। और यहां पर जो लॉ ओबे हो रहा है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। और ये कई बच्चे कहते हैं कि अगर करंट स्टेडी ना हो तो बच्चे हम स्टेडी करंट के अलावा किसी चीज को पढ़ते नहीं है। ठीक है, हमारा जो ओवरऑल पूरा कंटेंट है वो स्टेडी करंट के हवाले से है, कांस्टेंट करंट के हवाले से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होगा। और यहां पर याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ताल्लुक एरिया के साथ इनवर्स होगा। अगर ये पॉइंट नंबर 1 है, यहां एरिया A1 और यहां पर आपके पास पॉइंट नंबर 2 एरिया A2, अगर एरिया A2 आपके पास लेसर है A1 से, तो दोनों पे अगर स्पीड को कैलकुलेट करो कि यहां पर स्पीड V1 और यहां स्पीड आपके पास V2, तो आप क्या कहोगे? V2 V1 से ग्रेटर है। करंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो 3 तरह के इफेक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल। जो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट है ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों के लिए होता है। जो केमिकल इफेक्ट होता है याद रखिएगा ये सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट करंट के लिए होता है, ओनली फॉर डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं होता क्योंकि यहां पर आयंस हैं और उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बच्चे अपनी बुक से याद कर लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ना हर प्रोविंस में डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट टेंपरेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो आपने लाजमी अपनी बुक में देखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। जैसे पंजाब की बुक में 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, केपीके में 10⁻⁵ है और सिंध में भी गालबन 10⁻⁵ है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी बुक के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या वैल्यू मेंशन है। ठीक है, क्यों बताएगा आप में से कितने बच्चों ने बुक में देखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे नेगेटिव नहीं लिखते हम, ठीक है। -5 पावर होती है, -5 मीटर पर सेकंड। और -5 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास ये है कि वैल्यू स्मॉल है, 1 से लेसर है। अब तीनों इफेक्ट्स की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट आसान है कि करंट पास करने की वजह से अगर आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? इसको एक्सप्लेन करता है जूस लॉ। और जूस लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I² इंटू टी के इक्वल है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको अम्पेयर्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि करंट पास करने की वजह से कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और जो कंडक्टर से डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और थर्ड वन केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का ताल्लुक बचे इलेक्ट्रोलिसिस से कि अगर आपके पास एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो, आयंस का प्रोड्यूस होना और फिर उन आयंस की वजह से कंडक्टिविटी का होना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आपको पता है कि पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ, नेगेटिव कैथोड, और इनकी कंडक्टिविटी की वजह से आपके पास करंट को कैलकुलेट किया जाता है। इसे एक्सप्लेन करता है फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ के मुताबिक जो करंट होता है, ये मैट्रिक में आप लोग पढ़ते हो कि 3 चीजों का प्रोडक्ट होता है, Z, डेल्टा M और T। जो Z है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, टेबल से उस इलेक्ट्रोलाइटिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है। जो डेल्टा M है ये चेंज इन मास ऑफ कैथोड है क्योंकि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा होता है। और T आपके पास टाइम है। तो जितनी देर तक ये प्रोसेस रहेगा, डिपॉजिट जितना ज्यादा होगा उतना आपका करंट प्रोड्यूस भी ज्यादा होता है। इनकी एप्लीकेशंस, हीटिंग इफेक्ट, हर वो डिवाइस घर में जो आपको नजर आ रही है जहां करंट पास होने से हीट प्रोड्यूस हो, चाहे वो हीटर है, चाहे वो इस्त्री है, चाहे वो टोस्टर है, चाहे वो फ्यूज है। मैग्नेटिक इफेक्ट, हर वो चीज जो करंट पास करने से रोटेट करे, गैल्वेनोमीटर, मोटर, ड्रिल मशीन, फैन, एमीटर, वॉल्ट मीटर भी ऑब्वियसली, और इसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रिक बेल, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। और जो केमिकल इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, ये आपके पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमें बताता है रिलेशनशिप किसी भी कंडक्टर में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। ये सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि ओहम्स लॉ क्या है। तो ओहम्स लॉ टेल्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन एनी सर्किट। अब ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट जब आप देखते हो तो आप यही कहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, या फिर आप इसके रिवर्स भी कहते हो कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस बड़ी सिंपल सी हैं कि अगर आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओहम्स लॉ ओबे होता है, ताकि V इज इक्वल टू आई आर में R कांस्टेंट हो। और आपकी रेजिस्टेंस तब कांस्टेंट होती है जब आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो, मतलब लेंथ, एरिया, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा। तो फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और ओवरऑल आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओहम्स लॉ ओबे होता है। अब ओहम्स लॉ की मैं दो मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको बताता हूं। पहली कि पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक करंट से डायरेक्ट होता है, और दूसरी करंट का ताल्लुक पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट होता है। दोनों में कोई मसला नहीं है। जो डिफरेंस दोनों में बच्चे आएगा वो आएगा कांस्टेंट का। अगर V प्रोपोर्शनल टू I होगा तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस आता है, और अगर I प्रोपोर्शनल टू V होगा तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो G आता है। R रेजिस्टेंस है, G कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस के बारे में आप जानते हो कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो जब G की जगह 1/R पुट करोगे तो फार्मूला चेंज होकर वही बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर। इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म यही है, V इज इक्वल टू आई आर। तो चाहे आई वी पे डिपेंड कहो चाहे वी आई पे डिपेंड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, बस कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा। और अगर इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली आप ग्राफ को प्लॉट करते हो पोटेंशियल और करंट के दरमियान, या करंट और पोटेंशियल के दरमियान, तो ग्राफ की शेप क्या होगी? दोनों केसेस में आप कहोगे द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। और पास पेपर्स में ये क्वेश्चन है कि ओहम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है। ओहम्स लॉ का आपके पास जो ग्राफ है वो कैसा होता है? तो ओहम्स लॉ का जो ग्राफ आपके पास होता है दैट इज, क्या बोलेंगे बच्चे? स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें फिर एक क्वेश्चन होता है कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है इसमें स्लोप किसके इक्वल है, और करंट और वोल्टेज के ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल है। तो वोल्टेज और करंट के ग्राफ में स्लोप फाइंड करोगे तो वोल्टेज और करंट की रेशो वो रेजिस्टेंस आएगी, और करंट और वोल्टेज के ग्राफ में स्लोप फाइंड करोगे तो वो करंट और वोल्टेज की रेशो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगी, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होती है। ये बड़े दो आसान से सवाल होते हैं। ओहम्स लॉ की क्लासिफिकेशंस, मतलब ओहम लॉ की बेस के ऊपर हम मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, नॉट ओनली मेटल्स, और कहते हैं दो तरह के मटेरियल्स होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे करें, वो आपके पास होते हैं ओमिक, और जो आपके पास ओहम लॉ को ओबे ना करें वो होते हैं नॉन ओमिक। अब ओहम लॉ को ओबे वही नहीं करेगा जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे। तो अगर एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, वो या तो विद टाइम बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो नॉन ओमिक है। और अगर एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो जब तक वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वो ओमिक है। ये ओमिक और नॉन ओमिक का फर्क होता है। जो मटेरियल ओमिक होते हैं बच्चे, उनका ग्राफ हमेशा आप स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो ग्राफ वोल्टेज करंट का हो या वो करंट वोल्टेज का हो। तो ये भी आप डिफरेंस में याद रख सकते हो कि ओमिक मटेरियल्स का ग्राफ कैसा होता है। तो ओमिक मटेरियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, उनकी स्लोप कांस्टेंट होगी। लेकिन जो नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं उनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब मेरा सवाल यहां पर ये कि क्या ग्राफ इंक्लाइंड अपवर्ड होता है या नीचे की तरफ जाता है? मतलब क्या हमारे पास जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप बढ़ रही होती है नॉन ओमिक में,
या स्लोप कम हो रही होती है? क्या स्लोप बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है? इसका बच्चा आंसर होगा डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। अगर आपके पास ग्राफ में स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब ये वो मटेरियल है जिनमें रेजिस्टेंस बढ़ती है। मतलब ये आपके पास क्या है? ये फिलामेंट है। जो फिलामेंट बल्ब होता है उसमें रेजिस्टेंस विद टाइम बढ़ रहा होता है। और अगर आपकी स्लोप कम हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड है। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस विद टाइम कम होना शुरू हो जाता है। अगर इस ग्राफ को रिवर्स कर दिया जाए तो ऑब्वियसली शेप चेंज हो जाएगी। फिर आपके पास ब्लू वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और ग्रीन वाला ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? फिर आप ये कहोगे कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टेंस बढ़ रही होती है और जो आपके पास फिलामेंट है उनकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो रही होती है। तो यहां भी वही चीज है कि ग्रीन वाला ग्राफ आपके फिलामेंट बल्ब को शो करेगा और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो सेमीकंडक्टर डायोड को शो करेगा। क्लियर है? तो डायोड के बारे में याद रखिएगा कि जो आपके पास फिलामेंट होता है बल्ब का, और बल्ब के अलावा अगर वो फिलामेंट कहीं भी यूज हो, और फिलामेंट कौन सा ये होता है? टंगस्टन फिलामेंट। और इसके अलावा आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो डायोड्स हैं चाहे वो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये नॉन ओमिक में आते हैं। और टंगस्टन के अलावा एज अ फिलामेंट कोई भी मेटल होगा तो वो ओमिक होगा। अब हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और फिर इनकी बेस के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बच्चे होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारे पास किसी भी जगह पर करंट को कितनी ऑपोजिशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट की रेशियो होती है और इसके अलावा इसका फार्मूला होता है रो टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। रो टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। और इसके अलावा अगर कंडक्टेंस गिवन हो तो उसको 1 से डिवाइड कर दो। इसका यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है ओहम में। ओहम का सिंबल आपके पास ओमेगा, और ओमेगा इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पेयर के। ये डिपेंड किस पे करता है? आप फार्मूला से देख लो तो रेजिस्टेंस का ताल्लुक लेंथ के साथ डायरेक्ट होता है और एरिया के साथ इनवर्स। टेम्परेचर की बात बाद में करेंगे। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है तो कंडक्टेंस पोर टू द फ्लो ऑफ करंट है। कंडक्टेंस का अगर फार्मूला लिखना हो तो रेजिस्टेंस के फार्मूलास को उल्टा कर दो। आई ओवर वी, वो रो एल था तो रो की जगह सिग्मा आ जाएगा। कंडक्टिविटी ए ओवर एल, या फिर सिंपली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मोहो, MHO। मोहो आपके पास होता है पर ओहम। पर ओहम के अलावा इसको कहा जाता है सिमन, और इसके अलावा ये इक्वल होता है एम्पेयर पर वोल्ट के। और इसकी डिपेंडेंस रेजिस्टेंस के रिवर्स, इसका ताल्लुक लेंथ के साथ डायरेक्ट इनवर्स होगा और एरिया के साथ डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी। अगर आप अपनी डायमेंशंस को फिक्स कर दो, इसी वजह से इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कि अगर एक कंडक्टर है और आपने उस कंडक्टर के वॉल्यूम को कह दिया वो 1 मीटर क्यूब है, तो उस 1 मीटर क्यूब के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का कोई फार्मूला नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको आप कह सकते हो ये कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो जबरदस्ती फार्मूला बनाना चाहे तो बना लें, अदरवाइज नहीं है। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है ओहम मीटर, मतलब वोल्ट मीटर पर एम्पेयर। और ये याद रखिएगा ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो कभी भी अगर कहा जाए कि लेंथ की रेशो ये है, वो एरिया की रेशो ये है, बताओ दो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी की रेशो क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बच्चे होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपल जो रेजिस्टिविटी गिवन है उसका रेसिप्रोकल ले लें। अब इसके यूनिट क्या है? उसका ओहम मीटर था, इसका पर ओहम,
पर मीटर होगा। बाकी पर ओम की जगह मोह लिख दो, मैं वो नहीं लिख रहा। एम्पेयर, पर वॉल्ट, पर मीटर, और जो भी आगे बनते जाएंगे। और अगर रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती तो कंडक्टिविटी भी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के चेंज को ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो और पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। और अगर हम यहां पर इसको लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी। और याद रखिएगा यहां पर रेजिस्टिविटी भी आ सकता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है पर केल्विन। पर केल्विन, और पर केल्विन के अलावा इसको आप पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। इसका ताल्लुक भी डायमेंशंस के साथ नहीं होता, नेचर के साथ होता है। नेचर के साथ तो सबका ताल्लुक है ना। कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, क्या तीनों की रेजिस्टेंस, तीनों की कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेम होगी? नो। तो तमाम का ताल्लुक नेचर से होता है। अब आ जाते हैं टेम्परेचर का इन पर क्या इफेक्ट्स होता है। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स में रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से इनवर्स होता है। मेटल्स के अंदर अगर कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस का ताल्लुक फिर टेम्परेचर से क्या होगा? इनवर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर से होगा डायरेक्ट। जो रिलेशन आपके पास रेजिस्टेंस का होगा वही रिलेशन आपकी रेजिस्टिविटी का भी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह से जो कंडक्टेंस का होगा वही आपके पास रिलेशन कंडक्टिविटी का भी होगा। व्हाट अबाउट टेम्परेचर कॉफिशिएंट? क्या टेम्परेचर कॉफिशिएंट टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है? तो यहां पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो अल्फा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। और हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लो टेम्परेचर्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लो टेम्परेचर के ऊपर अल्फा का कोई ताल्लुक नहीं होता टेम्परेचर के साथ। हाई टेम्परेचर पे जाकर अल्फा चेंज होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रेजिस्टेंस के हवाले से, हम ये तो जानते हैं कि लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन लेंथ को अगर इस तरह से चेंज किया जाए कि वायर को स्ट्रेच करें तो क्या होता है, ये वायर को कंप्रेस करें तो क्या होता है। यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है तो उस वायर का जो वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम का मतलब है एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट रहता है। इससे यह पता चलता है कि स्ट्रेच करने से जितना लेंथ में चेंज आएगा उतना एरिया में भी चेंज आएगा। मतलब अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं तो एरिया हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को मैं डबल करता हूं तो एरिया हाफ हो जाएगा, और अगर मैं लेंथ को हाफ करता हूं तो एरिया डबल हो जाएगा, ताकि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। लेकिन मैं यहां पर आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अब शॉर्टकट को सुनिएगा। एक शॉर्टकट बताऊंगा लेंथ का, एक एरिया का, और एक रेडियस और डायमीटर का। ये बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि शॉर्टकट में गलती हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेंथ का शॉर्टकट, एरिया का, और तीसरा शॉर्टकट है रेडियस का या डायमीटर का। एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा आपसे, एक वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ n टाइम्स हो गई। अगर स्ट्रेच होगा तो n1 से ग्रेटर, अगर कंप्रेस होगा तो n1 से लेसर। एरिया, एक वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस किया, एरिया n टाइम्स हो गया। आपका रेडियस या डायमीटर n टाइम्स हो गया। यह आपको डेटा गिवन होगा। पूछा यह जाएगा बताओ रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो लेंथ को n टाइम्स करने से रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। ये शॉर्टकट है। अगर आप कहते हो वायर को स्ट्रेच करने से लेंथ डबल हो गई तो 2 का स्क्वायर 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। वायर को कंप्रेस करने से लेंथ हाफ हो गई, n 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, रेजिस्टेंस 1/4। अगर ये डेटा एरिया की फॉर्म में हो तो फिर शॉर्टकट डिफरेंट है, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में आता है। तो फिर शॉर्टकट के अंदर n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। और जो रेडियस और डायमीटर है बच्चे, उसमें रेडियस की अपनी पावर भी 2 होती है,
तो उसके शॉर्टकट के अंदर n की पावर 2 नहीं होती बल्कि n की पावर 4 होती है। तो ये शॉर्टकट अगर आपको याद हो, आप इजीली स्ट्रेच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? शॉर्टकट चाहे कंप्रेस चाहे स्ट्रेच, दोनों का शॉर्टकट क्या होता है? सेम होता है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऑपोजिट है। मतलब कैपेसिटर सीरीज में लगे कैपेसिटेंस कम होती है, लेकिन रेजिस्टर सीरीज में लगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जो सीरीज सर्किट बचे होता है, याद रखिएगा कि सीरीज सर्किट के अंदर आपकी करंट की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड होता है और टोटल रेजिस्टेंस ऐड होने से आता है। ये बातें वही हैं, मैं इनको जल्दी से लिखूंगा, या आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम। और ये करंट होता है टोटल करंट, जिसको फाइंड करने के लिए टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है और उनको ऐड करके टोटल वोल्टेज आता है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करने से आएगी। और इसकी बेस पे हम कहते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे जो बड़ी रेजिस्टेंस होगी उससे भी ज्यादा होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट रेजिस्टेंस की बेस पे डिवाइड होता है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, और उनको ऐड करने से टोटल करंट आएगा। लेकिन वोल्टेज, जैसे हमारे घरों में हर चीज पैरेलल में है, हर एक को वोल्टेज इक्वल मिलता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप रेसिप्रोकल को ऐड करोगे। किसी बच्चे को पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का शॉर्टकट क्या होता है? जी बच्चे, अगर दो रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में हो तो उनको शॉर्टकट जो आपके पास है वो ये है, प्रोडक्ट ओवर सम। उन दोनों रेजिस्टेंस का ऊपर प्रोडक्ट ले लो और डिवाइड कर दो उनके सम से, तो ये एलसीएम लेने से ही आता है। और यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो आपकी जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम होती है। ठीक है, फिर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की बात कर लेते हैं कि अगर एक जैसे कैपेसिटर्स अटैच हो, पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत सारे मुश्किल सवाल नहीं है बच्चे आपके पास इसके कॉम्बिनेशन के, तो आपने बहुत ज्यादा मुश्किल कोई प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी। तो ये ना सोचना कि पता नहीं कोई इंजीनियरिंग लेवल के कॉम्बिनेशन के सवाल आते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं, तो आपने वो काम नहीं करना। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो तो बच्चे मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आती है वो सीरीज में आती है और वो आती है एन आर, और जो मिनिमम रेजिस्टेंस आती है वो पैरेलल में आती है और वो आती है आर ओवर एन। और फिर इनका कई दफा आप क्वेश्चन देखते हो कि इनकी रेशो क्या है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो मैक्सिमम और मिनिमम, तो आर आर से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है एन स्क्वायर। ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स आपको बताता हूं, इन शॉर्टकट्स को आप कहीं ना कहीं यूज करोगे। ठीक है, देखिएगा कैसे आपके पास ये अप्लाई होते हैं। पहला शॉर्टकट ट्राइंगल का है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और ट्राइंगल के तीनों साइड्स की रेजिस्टेंस सेम हो, और आपको कहा जाए कि किसी भी दो एडजेसेंट जो कॉर्नर्स हैं उसके अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। तो इसका शॉर्टकट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2/3 इंटू आर। ये शॉर्टकट तब अप्लाई होता है जब तीनों साइड की जो रेजिस्टेंस हो सेम हो। फिर आपके पास अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप हो, यहां दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है एडजेसेंट कॉर्नर्स का और एक होता है ऑपोजिट कॉर्नर्स का। अब एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, और ऑपोजिट आपके पास जो है उसमें साथ साथ नहीं है, उसमें एक छोड़कर है। तो अब इनका फार्मूला क्या है? अगर आपके पास स्क्वायर में एडजेसेंट कॉर्नर्स हो तो आपका शॉर्टकट है 3/4 इंटू आर, और अगर आपके पास ऑपोजिट हो तो जो बचे एक रेजिस्टेंस होगी वही आपका आंसर होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा अप्लाई करके। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन पे टाइम हम नहीं लगाएंगे,
जब हम पूरा डिटेल में लेक्चर पढ़ते हैं तब हम इन चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं। अभी शॉर्टकट्स का टाइम है तो शॉर्टकट्स को यूज करें। फिर एक क्वेश्चन सर्कल के हवाले से पास पेपर में आ चुका है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, एक वायर है और उसको एक सर्कल की शेप दे दी और आपको कहा जाए कि अक्रॉस डायमीटर आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, अक्रॉस डायमीटर मतलब ये इनके अक्रॉस, तो इसका बच्चे जो शॉर्टकट है वो ये कि जो वायर की टोटल रेजिस्टेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो वायर की टोटल रेजिस्टेंस है उसको 4 से डिवाइड कर दो। और अगर अक्रॉस डायमीटर ना हो, आपको कोई एंगल गिवन हो और ये कहा जाए कि इन दो के अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो फिर कैसे करोगे? इसमें फिर बच्चे एंगल रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इसको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। फर्ज करो मैं कह देता हूं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल 30 डिग्री है और आपने ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। कैसे करोगे? ये बच्चे अगर आपको पता है ना तो जा सकते हैं, अगर आपको ये चीजें पता है तो जाके रेस्ट करें, यहां पर टाइम ना लगाएं, रेस्ट जरूरी है इस टाइम के ऊपर। जी बच्चे, ए और बी, इसमें करना ये होगा कि आपने ये देखना होगा कि 30 सर्कल का कौन सा हिस्सा है। जो 30 डिग्री होता है ये सर्कल का 12th पार्ट होता है, ऐसा ही है ना कि 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस हिस्से की जो रेजिस्टेंस होगी वो R/12 होगी। अगर 60 होता तो 60 सर्कल का छठा हिस्सा, तो अगर इस हिस्से की रेजिस्टेंस R/6 तो क्या आप रिमेनिंग की रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते? तो रिमेनिंग की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए टोटल में से R/12 को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो वो आएगा 11/12। कुछ समझ आया कि 30 सर्कल का 12वां हिस्सा, तो आपने उस हिस्से की रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, वो आ गया R/12। तो जो बाकी रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? टोटल में से R/12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे आपस में क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ये R/12 और ये 11 R/12, ये पैरेलल में। तो अगला काम आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो क्या करना है? प्रोडक्ट ओवर सम। तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना और नीचे इन दोनों का सम ले लेना, टोटल रेजिस्टेंस आपकी फाइंड हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन होता है और ये पास पेपर में भी आ चुका है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो रेजिस्टेंस की रेशो होती है वो कांस्टेंट होती है। ये फर्स्ट करो, अगर मैं कहता हूं कि ऊपर जो रेजिस्टेंस की रेशो R1/R2 और जो नीचे रेजिस्टेंस की रेशो R3/R4 वो सेम है, और ये व्हीटस्टोन नहीं आएगा, व्हीटस्टोन के अलावा नहीं आएगा, क्योंकि उसके अलावा अब सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि किरचॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो याद रखिएगा कि ये दरमियान वाली रेजिस्टेंस है, फिर यहां से करंट पास नहीं करता। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस की रेशो इक्वल है तो दरमियान वाले से करंट अगर पास नहीं करेगा तो क्या ये सर्किट फिर आसान नहीं हो गया बच्चे? फिर तो ये सर्किट सिंपल पैरेलल सर्किट है। ऊपर R1 और R2 ये दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। और नीचे आपके पास R4 और R3 ये किस में है? सीरीज में। तो क्या इनको सॉल्व नहीं कर सकता? और ये जो राइट साइड पे डायग्राम है ये भी व्हीटस्टोन है। इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये कॉमन है, और अगर आप यहां रेजिस्टेंस की रेशो लो, इन दो की रेशो 1 आएगी, इन दो की रेशो 1 आएगी, तो क्या दरमियान में से करंट पास करेगा? नो। और जब दरमियान में से करंट पास नहीं करेगा तो आपका यही सर्किट जो इस टाइम पे आपको मुश्किल लग रहा है ये आसान हो जाएगा और कुछ इस किस्म का बन जाएगा, लाइक दिस। अब आप देखें, क्या ये व्हीटस्टोन वाला ही नहीं बन गया कि ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और नीचे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है? आप इनको सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आएगा R। ये R है, ये R है, ये R है और ये R। ये पास्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, और इसका जो आंसर था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R के इक्वल है, क्योंकि एक स्क्वायर की तरह बन जाएगा। सेकंड लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या हमारे पास सिमिलरिटीज है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किया जाए तो दैट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। कितनी एनर्जी
पर यूनिट चार्ज एक बैटरी सप्लाई करता है ताकि वो चार्ज एक सर्किट में मूव कर सके, इसको बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो है जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, जो बैटरी एनर्जी चार्ज को दे रहा है। लेकिन जितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज डेसिपेट होती है, जाया होती है। अब जाया का मतलब यहां पर समझिएगा, कई बच्चे जाया का मतलब यूं समझते हैं कि ये हम कहीं यूटिलाइज नहीं करते। ये असल में जाया नहीं है। डेसिपेट का मतलब होता है वो एनर्जी जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो। जैसे लाइट आपके पास प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो जितनी एनर्जी डेसिपेट होती है पर यूनिट चार्ज, हम उसको नाम बच्चे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके अलावा ईएमएफ के बारे में यह कहा जाता है कि ईएमएफ कॉज होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर आपके पास कोई ईएमएफ ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके पास ईएमएफ का इफेक्ट होता है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि हमारे पास कौन इनमें से कॉज है और कौन बच्चे हमारे पास इफेक्ट है। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर एक और चीज होती है कि सर्किट ओपन हो तो क्या होता है और सर्किट अगर क्लोज हो तो क्या होता है। जब सर्किट ओपन हो तो आपके पास ईएमएफ होता है, और जब सर्किट क्लोज होता है तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस चीज को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि अगर आपके पास करंट की वैल्यू 0 तो ये सर्किट ओपन है, तो तब आपके पास ईएमएफ होता है। ये कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। ये कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। और जब सर्किट आपके पास क्लोज होता है तब आपका वही वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो ये मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी, मैंने इन शॉर्ट ये बता दिया आपको कि कब क्या चीज आपके पास प्रेजेंट होती है। ईएमएफ क्या रेजिस्टेंस चेंज होने से चेंज होता है? आंसर है नो। ईएमएफ चाहे वो इंड्यूस क्यों ना हो, ये रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है। तभी तो बच्चे जब सर्किट ओपन है तभी भी आपके पास ईएमएफ प्रेजेंट है। तो ईएमएफ का ताल्लुक सर्किट से नहीं होता, ईएमएफ का ताल्लुक बैटरी से होता है। क्या बैटरी किस मटेरियल की बना रहे हो, लिथियम बैटरी है, कैडमियम बैटरी है, तो इसका ताल्लुक आपके पास बैटरी के साथ होगा, इलेक्ट्रोड्स के साथ होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ताल्लुक रेजिस्टेंस के साथ होता है। तभी आप कहते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। जितनी आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी बच्चे हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी ज्यादा होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का क्या रिलेशनशिप है, एक फार्मूला है, उसको आपने याद रखना है, और वहीं से आपके सारे रिलेशनशिप क्लियर हो जाते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। वो है E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। और फार्मूला के हवाले से परेशान ना होइएगा कि मैंने ऊपर ईएमएफ का और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला नहीं लिखा। दोनों डेफिनेशन से समझ आ रहे हैं कि दोनों एनर्जी ओवर चार्ज हैं, और दोनों अगर एनर्जी ओवर चार्ज हैं तो दोनों का यूनिट सेम होगा, जूल पर कूलम, वॉल्ट। तो दोनों को वॉल्ट पे मेजर किया जाता है क्योंकि दोनों एनर्जी और चार्ज की रेशियो होते हैं। अब ये फार्मूला E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फार्मूला के अंदर जो E है ये आपके पास इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है, जो ये वी टी है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इस फार्मूला के अंदर ये जो R है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसका ताल्लुक बैटरी के साथ होता है, उसके मटेरियल के साथ होता है। ये कभी जीरो नहीं होती। आइडियली हम कह सकते हैं जीरो है, हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है। अब 3 केसेस आपने याद रखने हैं। ओपन सर्किट में क्या होगा? ओपन सर्किट का मतलब बच्चे होता है कि आपके पास करंट पास नहीं करेगा। ओपन सर्किट के अंदर आपके पास करंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो फार्मूला के अंदर क्या आपका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं आएगा? और इसे कहा जाता है कि ये मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि ईएमएफ के इक्वल। शॉर्ट सर्किट पे जाता हूं, फिर क्लोज सर्किट पे आऊंगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जब आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू के 0 होने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, और आपके पास जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है? वो I टाइम्स R के इक्वल होता है,
और इस पॉइंट के ऊपर जो करंट सर्किट में पास करेगा वो मैक्सिमम पास करेगा। ये दो क्लियर हो गए। अब आता हूं क्लोज सर्किट पे। क्लोज सर्किट में दो केसेस हैं, एक केस है चार्जिंग का और एक केस है डिस्चार्जिंग का। पहले डिस्चार्जिंग को ले लेते हैं। डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और चार्जिंग मतलब बैटरी को एनर्जी हम दे रहे हैं ताकि वो चार्ज हो जाए। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो नेगेटिव होता है। तो आप फार्मूला में देखो क्या होगा, जब करंट पॉजिटिव होगा तो E VT प्लस IR होगा और इसका मतलब है EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर है। और जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो करंट नेगेटिव होता है, उसकी वजह से फार्मूला में जब यहां पर नेगेटिव साइन आएगा तो इसका मतलब हुआ कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से लेसर होता है। तो अगर आपको ये केसेस याद है आप इजीली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसका ग्राफ भी होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या करंट के बढ़ने से आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है कम होता है? करंट के बढ़ने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है कम होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला E माइनस IR है। तो करंट की वैल्यू को अगर आप यहां पर इंक्रीज करते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ग्राफ अगर कभी पूछा जाए तो ग्राफ इसका यूं होता है, स्ट्रेट लाइन, जो शो करता है कि करंट जैसे जैसे बढ़ेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो रही होती है। इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जिस जगह ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये शो करता है EMF की वैल्यू को, क्योंकि यहां पर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू 0 है, ये ओपन सर्किट है। और जिस जगह जाकर आपके पास वैल्यू एक्स एक्सिस को कट करता है, ये वाला पॉइंट, यहां पर आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और यहां पर आपके पास करंट मैक्सिमम है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस 0 हो चुकी है। फिर पूछा जाता है कि इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है? इस ग्राफ की स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे मैंने पहले कहा, इसका ताल्लुक बैटरी के मटेरियल से होता है, तो उसको कहते हैं अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो करंट को कितना अपोज करते हैं, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी डिपेंडेंस बड़ी क्लियर है कि जो सेल का मटेरियल होगा उस पर ये डिपेंड करेंगे। और मटेरियल में दो चीजें बचे आती हैं जिसका नाम मैंने अभी लिया, एक इलेक्ट्रोड्स बैटरी के किसके हैं, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारे पास बैटरी में अब किस केमिकल को, किस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हो। अगर बैटरी में केमिकल नहीं है, लिक्विड बैटरी नहीं है, तो फिर भी तो बैटरी में कोई मटेरियल यूज हो रहा है ना, तो उस मटेरियल के ऊपर हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होगा। एक आइडियल केस के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है और आपके पास रियल केस में कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो जो मैंने ऊपर फार्मूलाज बताए उन फार्मूलाज को रीअरेंज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। हमने पावर को पढ़ा था वर्क और एनर्जी के यूनिट के अंदर। इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट एट विच अ बैटरी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। एक बैटरी कितना एनर्जी प्रोवाइड करती है सर्किट को, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इसके रिवर्स आप ये भी कह सकते हो कि एक सर्किट में कितनी एनर्जी डेसिपेट होती है पर यूनिट टाइम, ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक पावर है। फार्मूलाज क्या है? फार्मूलाज बड़े सिंपल है कि पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। पास पेपर्स में क्वेश्चन है कि 60 वाट का बल्ब 2 घंटों में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो इस फार्मूला से सॉल्व होगा। घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। फिर इसी फार्मूला को रीअरेंज करके ये फार्मूलाज आते हैं। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर
ओवर आर। अब कब कौन सा फार्मूला यूज करना है? आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला हम सीरीज में प्रेफर करते हैं और वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला हम पैरेलल में प्रेफर करते हैं। और ये दोनों फार्मूलाज यूज होते हैं जब आपने पावर डेसिपेशन को कैलकुलेट करना होता है। सीरीज सर्किट में पावर का ताल्लुक रेजिस्टेंस से डायरेक्ट होता है और पैरेलल सर्किट में पावर का ताल्लुक रेजिस्टेंस से इनवर्स होता है। फिर एक फार्मूला है मैक्सिमम पावर आउटपुट का, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पावर आउटपुट क्या है। एक बैटरी कितनी एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड करती है पर यूनिट टाइम, ये पावर आउटपुट है। तो अगर एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ईएमएफ ई, तो पावर आउटपुट को फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट इज ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। अब ये पावर आउटपुट कब मैक्सिमम होती है? पावर आउटपुट के मैक्सिमम होने का मतलब है कि ज्यादा एनर्जी कब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसकी कंडीशन है कि जब आपके सर्किट की रेजिस्टेंस कम होकर इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो तब आपके पास जो पावर आउटपुट होती है वो मैक्सिमम होती है। तब फार्मूला के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4R आ जाएगा। चाहे छोटा आर लिखो चाहे बड़ा आर लिखो, दोनों एक ही चीजें हैं। पावर का यूनिट यहां पर परेशान ना होइएगा कि कोई नया यूनिट नहीं है। चाहे पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, इसका यूनिट वॉट ही होता है और वॉट होता है जूल पर सेकंड। और इसका जो ऐसा ही बेस यूनिट वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता है। पावर के हवाले से एक लास्ट पॉइंट जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब से रिलेटेड है कि कौन सा बल्ब हमारे पास कब ज्यादा ब्राइट होता है। आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लीजिएगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का मतलब बच्चे होता है पावर डेसिपेशन। ये पहली बात याद रखें कि जब भी आपने ये देखना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है, तो वो बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो पावर डेसिपेट ज्यादा करेगा। तो दो इसमें केसेस हैं। अगर आपके पास बल्ब सीरीज में लगे हों तब कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा, और अगर आपके पास बल्ब पैरेलल में लगे हों तो तब कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। सीरीज के अंदर पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर। और पैरेलल में पावर डेसिपेशन का क्या फार्मूला? वी स्क्वायर ओवर आर। और मैंने अभी क्या बताया कि जो पावर डेसिपेशन है वो ब्राइटनेस है। तो इसका मतलब सीरीज के अंदर ब्राइटनेस का फार्मूला आई स्क्वायर आर है और पैरेलल के अंदर ब्राइटनेस का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर आर है। अब आपको आंसर मिल गया। सीरीज में वो बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो ज्यादा ब्राइट होता है, और पैरेलल के अंदर ब्राइटनेस का ताल्लुक रेजिस्टेंस से इनवर्स है। तो पैरेलल में वो बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी बच्चे वो ज्यादा ब्राइट होगा। अब आप कहेंगे कि बल्ब की ब्राइटनेस को कैसे फाइंड किया जाए, तो सॉरी रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाए। तो इसका एक जनरल फार्मूला, इसमें सीरीज और पैरेलल नहीं होता। आपने जब भी किसी बल्ब की रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा, आपका फार्मूला होगा P ओवर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर था ना, तो ये आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर P। जिस बल्ब की पावर कम होती है ना, जिस बल्ब की पावर कम होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपको कहता हूं एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, किसकी बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? इसको यूं देख लें कि अगर मैं कहता हूं 40 वाट और 60 वाट, ये आपके पास P1 है, ये P2 है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो जिसकी पावर कम उसकी ज्यादा होगी। तो सीरीज के अंदर जो बल्ब नंबर 1 होगा वो ज्यादा ब्राइट होगा। पैरेलल में ये तो आम सी बात है, घरों में अगर कमरे में लाइट कम हो तो वो बल्ब लगाया जाता है जो ज्यादा पावर का होता है। तो पैरेलल में भी यही होगा। यही दो बल्ब हैं आपके पास, एक 40 वाट और एक 60 वाट। तो 40 वाट वाली की जो रेजिस्टेंस है वो 60 वाट वाले से ज्यादा है, तो ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी जिसकी रेजिस्टेंस कम है। तो ब्राइटनेस 2 की 1 से ज्यादा होगी।
क्लियर? समझ आ गया? तो ये बच्चे आपके पास टॉपिक था।